नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ में चलते हैं तब उसमें यूँ तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, मगर उसमें एक दिक्कत जो सबसे बड़ी होती है वो ये कि अगर पति पत्नी जो हैं उनका कोई बच्चा है तो उस बच्चे को लेकर बहुत ही खतरनाक लड़ाइयाँ पति पत्नी में शुरू हो जाती हैं। दोनों ही बच्चे की कस्टडी के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं और उसमें भी अक्सर ये देखने को मिलता है कि बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ को मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये भी देखने को मिलता है कि पत्नी तो पति से अलग रह ही रही है, वो बच्चे को साथ में ले जाती है और पति से उसको मिलने भी नहीं देती, उसका ब्रेन वॉश भी वो करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, वैवाहिक जो विवाद होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, उनमें चीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कई ऐसे जजमेंट्स हैं जहां पर पिता को बच्चे की कस्टडी दी गई है। और इतना ही नहीं, अभी एक लेटेस्ट जजमेंट भी आया था जिसमें कि 2 साल के बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई है। तो इस तरीके से ऐसे कई जजमेंट्स हैं जहां पर पिता को बच्चे की कस्टडी दी जाती रही है। और अगर केस को सही तरीके से लड़ा जाए तो निस्संदेह पिता को बच्चे की कस्टडी मिलेगी। बच्चे की कस्टडी का केस जब भी हम लड़ते हैं तो उसमें एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए, वो ये कि हम कोर्ट के सामने ये साबित कर सकें कि बच्चे की देखभाल जो है वो पिता ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी 1000 बार कहा है कि जब भी बच्चे की कस्टडी का मुकदमा होगा इसमें बच्चे का हित सर्वोपरि रखा जाएगा। मतलब कोर्ट ये नहीं देखेगी कि माता के पास जाएगा या पिता के पास जाएगा, कोर्ट सिर्फ ये देखेगी कि बच्चे का हित किसके पास ज़्यादा सुरक्षित है, बच्चे को अच्छी परवरिश कौन दे सकता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप बच्चे की कस्टडी का केस जीतना चाहते हैं तो आपको इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा कि बच्चे की परवरिश आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको, आप चाहे पति हो या पत्नी हो, मैं दोनों की ही अगर बात करूं, तो इसमें आपको अपने अपोजिट पार्टी के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि वो आपके बच्चे की देखभाल ढंग से करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि बच्चे की कस्टडी को लेकर अक्सर महिलाओं का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि अदालतों ने उनके फेवर में जजमेंट ज़्यादा दिए हैं। मगर अभी पिछले कुछ सालों में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं जहां पर पिता को ना सिर्फ बेटे की बल्कि बेटी की कस्टडी भी पिता को मिलना शुरू हो गई है। मतलब अगर बेटी है और उसकी कस्टडी के लिए पिता अप्लाई कर रहा है तो उसकी कस्टडी भी पिता को दी जा रही है। ऐसे कई केसेस भी देखने को मिले हैं। साथ में इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपके साथ ये केस चल रहे हैं तो। जिस तरह से दोस्तों आप एक पति होकर भरण पोषण देने में देरी कर देते हैं या फिर आप भरण पोषण नहीं दे पाते, ऐसा कुछ भी होता है तो आपके खिलाफ वारंट निकल जाता है या फिर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है या फिर आपको जेल भी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो एक पुरुष होने के कारण आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से जब कोई पिता अपने बच्चे को देखने के लिए विजिटेशन राइट के लिए कोई एप्लीकेशन लगाता है और जहां कोर्ट मां को आदेश जारी कर देती है कि आप हर शुक्रवार को कोर्ट में या हर शनिवार को या हर मंडे को, ट्यूसडे को, जो भी कोर्ट आदेश देती है, इस दिन आप बच्चे को लेकर आएंगी और पिता से मिलवाएंगी। तो कई बार ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो बहाने बनाती हैं जानबूझ के, क्योंकि इसमें एक चीज़ देखने को मिली है कि स्त्रियां अहंकार की लड़ाई लड़ती हैं। ये एक बहुत ही रियलिटी वाली बात मैं बता रहा हूँ
ये अक्सर महिलाओं में अहंकार को काफ़ी देखा गया है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि स्त्रियां छोटी छोटी बातों में अपने अहंकार की लड़ाइयाँ लड़ने लग जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है और यही कारण है कि अक्सर परिवार टूटते हैं ऐसे विवादों से, क्योंकि महिला जो है वो अपने ईगो में पागल हो जाती है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो बच्चे की कस्टडी के मामले में भी यही चीज़ देखने को मिलती है। महिला जो होती है वो हर तरह से पूरा प्रयास करती है कि पति बच्चे को देख भी ना सके। बात करना तो बहुत दूर की बात है, पति जो है वो बच्चे से मिल ना सके, बच्चे को देख ना सके, उससे बात ना कर सके। अगर कोर्ट ने आदेश किया है कि इस तारीख को आपको बच्चे को लेके आना है, तो महिला एक बहाना तैयार रख के रखती है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा कहीं गया हुआ है, दुनिया भर की चीज़ें महिला जो है तैयार करके रखती है। साथ में अगर महिला बच्चे को लेकर आ भी रही है तो बच्चे का ब्रेन वॉश कर देती है। ये बेहद शर्मनाक है कि एक माँ जो है वो इतनी हद तक गिर सकती है, इसकी कल्पना करने में भी हमको शर्म आती है। वहीं एक पिता ऐसे काम नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि बच्चे का मासिक लगाव रहता है, लेकिन माताओं की तरफ से ये चीज़ अक्सर देखने को मिली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया था और कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि माँ ने बच्चे का पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ है। पिता को लेकर माँ ने बच्चे के मन में नकारात्मक विचार भर दिए हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि एक औरत खुद का तलाक तो करवाती ही है, साथ में वो औलाद का पिता से तलाक भी करवाने की कोशिश करती है, जो बड़े शर्म की बात है। खैर, जो भी है, आज की महिलाओं का जो भी चरित्र है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर जो भी कोर्ट के आदेश हुए हैं, महिला अगर बच्चे को नहीं ला पाती है और आपको दिक्कत होती है, आप बच्चे को देखने जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के उससे मिलने जा रहे हैं और महिला बच्चे को नहीं ला रही है, तो सीधी सी बात है कि महिला पर कॉस्ट लग सकती है, जुर्माना लग सकता है और अदालतों ने लगाया भी है। तो जिस तरीके से आप भरण पोषण देने में लेट हो जाते हैं, आप पर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, उसी तरीके से पत्नी अगर बच्चे को आपको ना मिलने दे आदेश के बावजूद भी, तो आप जो हैं कोर्ट से पत्नी के ऊपर जुर्माना लगवा सकते हैं। आगे बात करूं अगर, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट 2020 में दिया था। इस जजमेंट का उपयोग कितने वकीलों ने किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जजमेंट बड़ा शानदार है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि वो माता पिता में से वो व्यक्ति जिसको बच्चे की कस्टडी नहीं मिली है, उसे अपने बच्चे से रोज़ बात करने का अधिकार है। ये क्लियर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सन 2020 में। इस जजमेंट की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसके अलावा सैकड़ों जजमेंट्स हैं जहां पर एक पिता को अपने बच्चे की कस्टडी मिली है। मैं फिर वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि जब भी बच्चे की कस्टडी का केस लड़ें तो हमेशा उसमें इस बात पर ही जोर दें कि आप जो है बच्चे की परवरिश ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस चीज़ पर जोर देंगे तो सीधी सी बात है, आपको बच्चे की कस्टडी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको ना सिर्फ बच्चे की परवरिश के बारे में बताना है, साथ में आपको इस चीज़ के बारे में भी कोर्ट को बताना है कि बच्चे का हित किस में ज़्यादा है, और ऐसा आप क्या करेंगे कि बच्चे की परवरिश ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी और बच्चे का हित जो है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वहीं जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि जिस भी माता पिता में से जिसको भी बच्चे की कस्टडी नहीं मिल रही है, उसको अपने बच्चे से रोज़ बात करने का पूरा अधिकार है, 10 से 15 मिनट। तो ये जजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इससे होगा ये कि आप बच्चे से मिलेंगे तो रोज़ तो आप बच्चे से मिल नहीं सकते हैं, आप महीने में एक बार या हफ्ते में, जैसा भी कोर्ट आदेश जारी करती है, लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूर रहेगी कि जब आप बच्चे से रेगुलर बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि बच्चे के मन में आपके प्रति कोई नकारात्मक विचार नहीं आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ही 12-13 साल का, तो फिर आपके पास ही आना पसंद करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चाइल्ड कस्टडी में हमेशा आपको बच्चे के वेलफेयर पर ही ध्यान देना है, इसके अलावा आपको कोई अन्य बात नहीं करनी है। अक्सर ये भी देखने को मिला है कि आप चाइल्ड वेलफेयर का केस तो लगा रहे हैं,
लेकिन साथ में पति या पत्नी पर कुछ ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं जो केस की दिशा को भटका देता है। यही कारण है कि कई बार आप केस हार जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। जो आपके पति पत्नी के मुकदमे चल रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो अलग चल रहे हैं। तो बात जब बच्चे की आ जाए तो आपको कोर्ट को इस चीज़ का विश्वास दिलाना है कि आप बच्चे की परवरिश ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उसके अच्छे भले का आपको ज़्यादा ख्याल है, और आपके पास अगर वो रहेगा तो उसका फ्यूचर जो है वो ज़्यादा ब्राइट रहेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके अपोजिट पार्टनर में कुछ कमी है, चाहे माँ हो या पिता हो, उदाहरण के लिए माँ लापरवाह है, माँ को किट्टी पार्टियों का शौक़ है, शराब सिगरेट पीने का शौक़ है, क्योंकि आजकल की महिलाएं ज़्यादा शराब सिगरेट पीती हैं। पुरुषों में ये चीज़ कम हो रही है, महिलाओं में बढ़ती जा रही है, ये हम अक्सर देखते हैं। तो इस तरह का कुछ भी वो है तो सीधी सी बात है, आप अदालत को इससे वाकिफ़ कराएं। साथ में कई ऐसे मामले भी हुए हैं जहां बच्चे ने मां के साथ रहने से इनकार कर दिया तो मां ने बच्चे की हत्या कर दी। ऐसे कई मामले हमारे देश में देखने को मिले हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि औरतें अपने अहंकार की लड़ाई लड़ती हैं। महिलाओं में अहंकार बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने अहंकार की लड़ाई को ही लड़ती हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये एक नासमझी है और विवेकहीनता है जो महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है, और यही कारण है कि कई बार वो अपने बच्चे की जान भी ले लेती हैं, क्योंकि उनकी मंशा ये रहती है कि ये बच्चा अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। इसी मंशा के साथ वो अपने बच्चे को मार डालती हैं। ऐसे बहुत सारे केस हमारे देश में आए हैं। ये अलग बात है कि इन मामलों पर कोई बहस नहीं होती, कोई सामाजिक संगठन इन मुद्दों को उठाता नहीं है, ना ही इसके बारे में किसी को जागरूक किया जाता। और हमारे जो जज हैं जब वो ऐसे मामले सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो हैरान इसलिए रह जाते हैं कि वो एक मेंटलिटी के साथ उस कुर्सी पर बैठे हैं कि महिला तो कभी गलत हो ही नहीं सकती और एक माँ तो अपने बच्चे की हत्या कर ही नहीं सकती। यही कारण है कि ऐसे मामले जो हैं क्योंकि हमारे जो समाज है इसमें कहीं ना कहीं नारीवाद का विष घुला हुआ है। अन्यथा अगर यही मामले ठीक उल्टे हो जाएं तो दिन रात इनको मीडिया में परोसा जाता है, लेकिन क्योंकि माँ की तरफ से हो रहा है इसलिए इन मामलों को दिखाया नहीं जाता। तो सीधी सी बात है कि आपको ऐसे आंकड़े भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने हैं जहां आपको बताना है कि श्रीमान मेरी पत्नी इस तरह की है और ये बच्चे की हत्या भी कर सकती है, क्योंकि ऐसे कई मामले हमारे देश में हुए हैं। अभी आज की तारीख में ही आज का ही मामला है। उज्जैन की जिला न्यायालय ने एक महिला को उम्र कैद की सज़ा दी है क्योंकि उसने अपने नवजात बच्चे की हत्या कर दी थी। उस महिला का बच्चा कुछ 11-12 महीने का था और उस महिला ने अपने बच्चे को मार डाला था। उसका पति से विवाद चल रहा था तो उसने बच्चे को ही मार डाला। वही बात जो मैंने कहा कि महिला अपने अहंकार की लड़ाई लड़ती है और इसी लड़ाई में वो महिला खुद भी बर्बाद हो जाती है। उस महिला का विवाद पति से चल रहा था, लेकिन पति को सबक सिखाने के लिए उस महिला ने बच्चे को ही मार डाला, ये सोचते हुए कि बच्चे की हत्या कर दूंगी तो पति को काफ़ी दुख होगा। ऐसे कई मामले पहले भी देखे गए हैं। यूपी का एक मामला हुआ था जहां एक महिला ने अपनी 3 बेटियों को जहर देके मार दिया था। महिला का मकसद पति को सबक सिखाना था। जब पति को ये बात मालूम पड़ी तो उसको काफ़ी अफसोस हुआ। तो ऐसे कई मामले, पंजाब का एक मामला 2-3 साल पहले आया था जहां एक महिला ने अपने 12 साल के बेटे को क्रिकेट खेलने वाले बैट से मार डाला था। बच्चे को मारने में महिला के साथ उसके प्रेमी का भी हाथ था और वो महिला अपने बच्चे को अपने पति से नहीं मिलने देती थी। उस बच्चे के नाम पर 20 लाख की LIC पॉलिसी थी। महिला ने सोचा कि इसको मारने के बाद वो पॉलिसी मुझे मिल जाएगी, लेकिन बाद में वो महिला गिरफ्तार हो गई थी, उसका प्रेमी भी गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी देखने को मिले हैं जहां महिलाओं ने अपनी बेटियों का बलात्कार अपने बॉयफ्रेंड से करवाया। उनका अपने पति से विवाद चल रहा था और वो अपने पति को अपनी बेटी से मिलने नहीं देती थी। साथ में वो चरित्रहीन भी थी, तो उनका जो बॉयफ्रेंड आता था वो उनके साथ भी बहुत कुछ करता था और उनकी बेटियों के साथ भी बहुत कुछ करता था। तो इस तरह के नंबर ऑफ केसेस दोस्तों हमारे समाज में हैं। ये अलग बात है कि इन मुद्दों को नहीं उठाया जाता। तो जब आप चाइल्ड कस्टडी का केस लड़ें तो इन मुद्दों की चर्चा भी अवश्य करें, ठीक है।
इनसे संबंधित आंकड़े आपको NCRB में मिल जाएंगे। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार की एक संस्था है। इसका ऑफिस दिल्ली में है। यहाँ पर RTI लगाकर किसी भी अपराध से संबंधित जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि कितने मर्डर हुए और मर्डर में कितने लोगों को दंड मिला, कितने लोग बरी हुए, इस तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर कितने बलात्कार हुए, कितने बलात्कार से बरी हुए, कितने बलात्कार के मामले फर्जी पाए गए, इस तरीके से हर तरह के मामलों का रिकॉर्ड इस ब्यूरो के पास रहता है। यहाँ से जानकारी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है, और इन आंकड़ों को कोर्ट को दिखा सकते हैं। इससे होगा ये कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस बात पर यकीन करने के लिए विवश हो जाएगी कि आजकल जो है ज़माना बहुत बदल गया है। हालांकि ये आज की बात नहीं, ये हमेशा की बात रही है। महिलाओं द्वारा अपनी औलाद की हत्या कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। फ़र्क सिर्फ इतना रहा है कि इन मुद्दों को कभी उठाया ही नहीं गया। हमारे यहाँ एक तरफा मुद्दों को उठाया जाता है, उनकी भूमिका तैयार की जाती है। उन मुद्दों को उठाने के लिए मीडिया हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई, लेजिस्लेशन हो गया, जुडिशरी, सबको खरीदा जाता है और सब मिलकर एक ही मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इसका असर ये पड़ता है हमारी सोसाइटी में कि आम आदमी ये सोचने लग जाता है कि अरे हमारे समाज में इस वर्ग विशेष पर कितना अत्याचार हो रहा है। तो सच्चाई है कि अत्याचार का किसी वर्ग विशेष से कोई संबंध नहीं है। अत्याचार की कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग नहीं होता। लेकिन जब इस तरीके की भूमिकाएं बनाई जाएंगी तो यही मैसेज जाएगा समाज में कि इस वर्ग विशेष पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। किताबों में भी हमको महिला अत्याचार के बारे में पढ़ाया जाता है, टीवी में भी दिन रात यही दिखाया जाता है कि यहाँ महिला पर तेजाब फेंका, यहाँ रेप हुआ, ऐसा वैसा। और हर साल सर्वे भी महिलाओं को लेकर ही किए जाते हैं, लेकिन कोई सर्वे आज तक पुरुषों को लेकर नहीं किया गया। कोई सर्वे पुरुष शोषण को लेकर नहीं किया गया। पुरुषों पर कितने झूठे मुकदमे दर्ज हुए, कितने पुरुषों ने आत्महत्या की, कितने पुरुषों का शोषण महिलाओं द्वारा किया जाता है, कितने पुरुष जो हैं जिन पर झूठे मुकदमे घरेलू मामलों में चल रहे हैं। इस तरह के किसी भी तरह का कोई भी सर्वे किसी कंपनी, संस्था द्वारा नहीं किया जाता, ना इस पर कोई डिबेट होती है। यही कारण है कि एक तरफा मेंटलिटी पूरे समाज में फैली हुई है। इसी को नारीवाद कहते हैं, फेमिनिज्म कहते हैं, जो एक तरह का कैंसर है। बेहतर होगा ये चौथे स्टेज पर पहुंचे उसके पहले ही इसको उखाड़ फेंकिए। और ये चीज़ें हर जगह लागू होती हैं कि हम एक तरफा ही बातें करते हैं। चाहे जाति की बात हो तो हम अच्छे जानते हैं कि किस जाति की चर्चा हमारे देश में ज़्यादा होती है। चाहे धर्म की बात हो तो हम ये भी अच्छे जानते हैं किस धर्म की चर्चा हमारे देश में ज़्यादा होती है। एक ही पल्लू को हमने पकड़ा हुआ है और उसको पूरे देश में थोपते रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमें डालना होगा, कोई जजमेंट वगैरह, वो हम डाल देंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर आपका है तो हम उसको मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझसे अक्सर लोग कई बार एक ही चीज़ पूछते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें। इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ। तो सीधी सी बात है कि एक ही चीज़ बार बार मुझसे ना पूछा करें, इसका जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं। अगर आप नए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई पुराने लोग मैंने कई बार नोटिस किया है कि एक ही व्यक्ति मुझसे 4 बार, 5 बार, 6 बार पूछ रहा है कि सर आपसे संपर्क कैसे करें, और उसको मैं हर बार जवाब भी दे रहा हूँ। उसके बाद भी वो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। ये बड़े अजीबोगरीब मतलब वो लगता है मुझे कि व्यक्ति इतना फ्री कैसे है कि वो इतनी चीज़ें मुझसे बार बार पूछता है, एक ही व्यक्ति, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर पहले भी शेयर कर चुका हूं, और अगर आप नए हैं या आपसे मेरा संपर्क नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृपया एक बार ही ये चीज़ें पूछा करें। मुझसे बार बार एक क्वेश्चन करता मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसकी जानकारी को बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो लोग जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको भी कुछ न कुछ जानकारी मिल सके। तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।